Hello students, in my last lecture I told you regarding two methods. One was random sampling and other was purposive method or deliberate method, and today we are on our next method, that is the third method of sampling, mixed sampling. That is mixed sampling, or it is also known as stratified sampling. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बोला था कि बेटे जो मैंने दो फर्स्ट मेथड्स आपको रैंडम सैम्पलिंग एंड परपोजिव मेथड करवाया था, ऑल द नेक्स्ट मेथड्स आर बेस्ड ऑन दीज टू मेथड्स. द थर्ड मेथड which is the mixed sampling, which that is mixture of random sampling as well as purposive sampling. वो कैसे बेटे? In this method the investigator will select those samples which are according to his purpose. But वो कैसे? Suppose we are having 30 boys and 20 girls in a class. ठीक है, तो यहाँ पे according to my purpose I need 5 samples. मेरे पर्पस के अकॉर्डिंग आई विल सेलेक्ट, प्रपोर्शन कर लेंगे ना बेटे. अगर यहाँ पे हम प्रपोर्शन करें तो 3:2 का प्रपोर्शन बन जाएगा. ठीक है, आई विल सेलेक्ट 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स टू हैव 5 सैम्पल्स, 5 students from a class. But which 3 boys and which 2 girls I will select, that will be randomly selected. ठीक है, that will be randomly selected. So that is why I am saying that this method is a combination of random sampling as well as purposive sampling, because in this the investigator will select the number of items if the data is divided into different stratas, different groups. बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, तो नेचुरली मैंने बॉयज़ भी सिलेक्ट करने हैं, गर्ल्स भी सिलेक्ट करने हैं. दिस इज़ इन माई पर्पस, क्योंकि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है. बट विच बॉयज़, विच 3 बॉयज़ एंड विच 2 गर्ल्स विल बी सिलेक्टेड, इट डिपेंड्स अपॉन द रैंडम सैम्पलिंग. फिर वहाँ पे मैं लॉटरी डालूंगी बेटे, या मैं इलेक्शन करवा लूँगी. ठीक है ना, कौन सा 2 लड़के कौन से होंगे और सॉरी 2 गर्ल्स कौन सी होंगी और 3 बॉयज़ कौन से होंगे. सो दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 मेथड्स. ठीक है, यहाँ पे ये सेम एग्जांपल दी है बड़े बुक में, आप एक बार इसको पढ़ लेना. ठीक है, इन्वेस्टिगेटर्स शुड बी परफेक्ट, शुड बी वेल नोन अबाउट द डिफरेंट स्टेटस ऑफ द क्लास. ठीक है, तभी वो वहाँ पे इंक्वायरी कर पाएगा. नहीं, दिस मेथड इज़ वेरी गुड मेथड, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें होंगी. इफ द डाटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेटस एट दैट टाइम, दिस मेथड इज़ वेरी सुटेबल. ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट डिफरेंट डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन कलेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ द डाटा. ठीक है, और कंपेरिजन्स भी हो जाएगा. कंपेरिजन्स कैसे? जैसे यहाँ पे देखो 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, कंपेयर भी हो गया. I have selected more boys than girls because number of boys are more in the class. Comparisons भी हो गए. ठीक है, और सैम्पलिंग मेथड जो है वो रिलायबल भी है, सूटेबल भी है, अच्छा मेथड है. दिस मेथड इज़ गुड. बट यहाँ पे उसके डीमेरिट्स भी हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली वेयर द डाटा कैन बी डिवाइडेड इन द डिफरेंट स्टेटस, डिफरेंट ग्रुप्स, वहाँ पे सूटेबल है. और दूसरी बात ये है, सपोज कर लो वहाँ पे सैम्पल्स ही लिमिटेड हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स ही बहुत लिमिटेड से हैं, और लिमिटेड से स्टूडेंट्स में इतने सारे सैम्पल सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, सब तरह के सैम्पल सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, बॉयज़ भी गर्ल्स भी, ये तो ज़रूरी नहीं है कि थोड़े से स्टूडेंट्स हैं क्लास में और वहाँ पे भी हम उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे. दैट विल ऑल्सो कॉज द प्रॉब्लम इन द क्लास. ठीक है, तो वहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है. ठीक है, कहते देर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस एट द टाइम ऑफ द classification of the different
सैम्पल्स। यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने ठीक है मैंने रेशो बना ली। समटाइम्स आई फील कि बॉयज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट द क्लास देन द गर्ल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बॉयज़ 4 सेलेक्ट कर लूँ, गर्ल 1 रख लूँ, इट मीन्स आई एम बायस्ड, ठीक है। मैं पार्शियलिटी कर रही हूँ, लड़कियों के साथ पार्शियलिटी कर रही हूँ। सो दैट कैन गिव द रॉन्ग कंक्लूजन्स ऑल्सो। सो दिस मेथड कैन क्रिएट बायसनेस ड्यूरिंग द सैम्पल इंक्वायरी। ये इसकी बड़ा प्रॉब्लम्स है। अवर नेक्स्ट मेथड इज सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग में ये है बेटा कि हम लोगों ने कई बार ऐसा कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली, अल्फ़ाबेटिकली ऐसे अरेंज करने हैं। अब देखो बेटे, इसको सपोज कर लो, जब भी हमने क्लास में सपोज कर लो मेरे पास ए नेम के 5 स्टूडेंट्स हैं, बी नेम के 3 स्टूडेंट्स हैं, सी नेम के 8 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी बेटे, इनको इस तरीके से मैं अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे रख लूँगी। और अल्फ़ाबेटिकली मैंने क्या किया, स्लिप्स डाल दी, 3 स्लिप्स डाल दी। एक में ए लिख दिया, एक पे बी लिख दिया, एक पे सी लिख दिया, ठीक है। सपोज बी स्लिप जो है वो सिलेक्ट होगी, तो नेचुरली जो सैम्पल्स ऑफ द बी नेम, ऑल द स्टूडेंट्स विल बी द सैम्पल्स, ठीक है। जो बी नेम के स्टूडेंट्स होंगे दैट विल बी द सैम्पल्स, ठीक है। इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली भी हो जाएगा या न्यूमेरिकली भी हो सकता है। न्यूमेरिकली कैसे, सपोज देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब 100 में से आई हैव टू सेलेक्ट 10 सैम्पल्स। उन 10 सैम्पल्स को सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, आई विल मेक द 10 स्लिप्स, 10 slips which will numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। नाउ आई विल सेलेक्ट रैंडमली, वहाँ से बड़े इन स्लिप्स में से मैं एक स्लिप पिकअप करूँगी। सपोज द 5 नंबर अकर्स ऑन द स्लिप, जो मैंने स्लिप उठाई है ना बेटे, उस पर 5 नंबर लिखा हुआ है। तो इट मीन्स जब सिस्टमेटिकल मेथड है तो नाउ आई विल सेलेक्ट every nth item in this method. Nth item means to say all the items of the 5 series will be selected as a sample, that are 5, 15, 25, so on 95. By this way I will be able to get 10 samples. But this method is very good, very simple method, easy method, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि बाइजनेस के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेयर देयर इज़ द प्रोबेबिलिटी, वेयर देयर आर द चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे लेस चांसेस ऑफ बाइजनेस इज देयर, ठीक है। यहाँ पे भी वी आर सेलेक्टिंग द नंबर्स बाय यूजिंग अवर रैंडम सैम्पलिंग मेथड, सो इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी मेथड। सो बाइजनेस के चांसेस नहीं है, सिंपल मेथड भी है, लैक ऑफ बाइजनेस भी है, पार्शियलिटी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। बट वहीं पे साथ में डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स में ये है कि जब हम ये डाटा सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे 5 की सीरीज़ वाले सारे आइटम सेलेक्टेड हैं, जो बाकी के 90 मतलब कि 90 एलिमेंट्स बाकी के हैं उनको सेलेक्ट होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, वो आइटम्स विल बी अनसेलेक्टेड, ठीक है। ऑल द आइटम्स आर नॉट हैविंग equal chances to be selected, and this method is applicable only where the items are homogeneous. हर बाकी जगह पे ये मेथड यूटिलाइज नहीं हो सकता। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग नाम से ही पता चलता है कोटा। व्हाट डू यू मीन बाय कोटा? कोटा होता है बेटे एक लिमिट फिक्स करनी किसी आइटम की। हम लोग जब लिमिट फिक्स कर देते हैं कि मैंने इस डाटे में से, इस यूनिवर्स में से इससे ज़्यादा आइटम सेलेक्ट नहीं करनी,
इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि वो एक कोटा फिक्स कर देता है कि मैं जैसे 100 का यूनिवर्स था तो 100 की यूनिवर्स में मैंने 10 आइटम सेलेक्ट कर दी थी, ठीक है, ये तो ठीक है, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे 10 आइटम्स भी सपोज करो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें भी वो कौन सी 10 आइटम्स होंगी, वो कौन सी 10 आइटम्स होंगी। जैसे आजकल आप लोग देखो, आप लोग कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो वहाँ जॉब की इंटरव्यू में वहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं। ग्रुप्स में क्या होता है, SC, BC, ST, OBC, इस तरीके से बड़े अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं, ठीक है। इन अलग अलग ग्रुप्स में से इनका कोटा फिक्स है, गवर्नमेंट ने बेटे यहाँ पे कोटा फिक्स कर रखा है कि SC के कितने परसेंटेज होने चाहिए, BC के कितने परसेंट होने चाहिए, ST कितने परसेंट है, OBC कितने परसेंट है, एंड जनरल कैटेगरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, गर्ल्स की कैटेगरी कितनी होनी चाहिए, प्लेयर्स को कितने परसेंट, ये सारा एक कोटा है। कोटे मुझे टूट गई, मग इथे तक करायची। Our next topic is quota sampling. Quota sampling, quota means उसे किसी चीज़ के लिए एक लिमिट फिक्स करनी। एक लिमिट का मतलब ये है कि जैसे बेटे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जब भी आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, वहाँ पे एक कोटा फिक्स होता है। कोटे में कैसे होता है कि कितने SC, बेटा यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब कि हम लोग अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं, SC, BC, OBC, एक्स सर्विसमैन, स्टूडेंट्स, सॉरी टीचर्स वार्ड, ठीक है, या कई बार मिलिट्री मैन भी हो गया, सॉरी एक्स सर्विसमैन ही आ गया तो, ठीक है, और जनरल कैटेगरी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज बनी होती हैं और हमने इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही जो सिलेक्शन करनी होती है वो इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही करनी होती है, ठीक है। इनमें जैसे 10% SC BC है ना, 10% मतलब ये या कितने भी परसेंट गवर्नमेंट ने फिक्स किया, डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट या डिपेंड्स अपॉन द कोई प्राइवेट कंपनी है, जहाँ भी आप लोग जॉब करने के लिए जाते हो वहाँ पे कुछ फिक्सिंग होती है बेटे, कोटा फिक्स होता है। उस कोटे में सपोज वी आर हैविंग 100 कैटेगरीज ऑफ 100 पर्सनस ऑफ SC कैटेगरी। अब 100 का 10% कितना हो गया बेटे, 10 वर्कर्स, 10 पीपल। बट अब ये 10 पीपल कौन से होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टिगेटर कि वो सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग से फाइंड आउट करता है या वो परपोजिव सैम्पलिंग से यूज़ करता है, क्योंकि वी आर हैविंग 2 मेथड्स, वन इज़ रैंडम एंड अदर इज़ परपोजिव। अगर तो वो रैंडम से करता है तो मतलब कि ही विल मेक द स्लिप्स ऑफ दीज गाइज, इन सारे लोगों की स्लिप्स बनाएगा, इनके 100 के 100 लोगों की स्लिप्स बनाएगा या नंबरिंग दे देगा, उनमें से 10 सैंपल्स उठा लेगा और जो भी 10 नेम्स आएंगे या नंबर्स आएंगे वो लोग सिलेक्टेड होंगे, ठीक है। या फिर दूसरे नंबर पे जिन 10 लोगों की सबसे ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स होंगे, जिन लोगों के सबसे ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स होंगे उन लोगों को वो सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से वो 10 लोग जो हैं वो सिलेक्टेड होंगे। तो इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द रैंडम सैम्पलिंग और इट डिपेंड्स अपॉन द परपोजिव सैम्पलिंग के उसका पर्पस कैसा है। ही वांट्स ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनको वो सिलेक्ट करना चाहता है, या उसको ये है कि कोई भी 10 आ जाए, तो कोई भी 10 के लिए ही विल सिलेक्ट द random sampling by using the random sampling method. If he is using the random sampling method, then there are the lesser chances of biasness. But if he is using the purposive sampling, then there may be the chances of biasness, क्योंकि यहाँ पे वो जो 10% सेलेक्ट करेगा उसमें ये होता है कि इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने हिसाब से कोई भी कैटेगरी कोई भी मेथड जो है इसमें यूटिलाइज कर सकता है। सो देयर आर द चांसेस ऑफ बायसनेस। अदरवाइज दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल मेथड, दिस मेथड इज़ वेरी इजी मेथड, ठीक है, और इसमें टाइम, लेबर, मनी सबसे कम यूज़ होती है। एंड द मेथड यूज्ड इन दिस इज़ वेरी रिलायबल मेथड, विल गिव द एक्यूरेट सैंपल्स, ठीक है। आवर नेक्स्ट मेथड इज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग।
कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि हम लोग कन्वीनियंस मीन्स उसे विच इज़ ईजीएस्ट टू मी, विच इज़ ईजीएस्ट टू मी। इसमें ये होता है कि हम लोग वो डाटा सिलेक्ट करेंगे, वो सैंपल सिलेक्ट करेंगे जो मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है। सपोज कर लो बेटे आपने किसी स्कूल में एडमिशन लेनी है, तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप प्रॉस्पेक्टस में ये चेक करोगे कि यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, जो जो स्ट्रीम्स हैं जैसे मेडिकल होगी, नॉन मेडिकल होगी, ठीक है, कॉमर्स होगी, आर्ट्स या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम होगी। अब इन स्ट्रीम्स में से आपको मेडिकल सूटेबल है तो यू कैन सेलेक्ट मेडिकल, नॉन मेडिकल में आपकी इंटरेस्ट है यू कैन सेलेक्ट नॉन मेडिकल, और एनी स्ट्रीम विच इज़ सूटेबल टू यू, जो आप इजीली कर सकते हो। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है कि हमने आर्ट्स लेके स्टडीज़ करनी है, तो नेचुरली वो आर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द कन्वीनियंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जो डाटा उसे सबसे सूटेबल लगता है, जो डाटा उसे सबसे ईजी लगता है, जो डाटा उसे सबसे सिंपलेस्ट लगता है, वो उस डाटा को सिलेक्ट करेगा। एंड दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल मेथड, लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द कन्वीनियंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, बट चांसेस ऑफ द बाइजनेस आर हियर। क्योंकि यहाँ पे probability मेथड नहीं है, दिस मेथड इज नॉन probability मेथड, तो हेयर आर द मोर चांसेस ऑफ द बाइजनेस। क्योंकि मैंने आपको यही बताया है बेटा, इफ वी आर यूजिंग द probability मेथड और नॉन probability मेथड, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन दिस रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा, डिपेंड्स अपॉन दिस मेथड कि विच मेथड इज probability based, the chances of biasness are very low. If the method is non-probability based, the chances are very much of the biasness. और ये बेटे आपको पेपर में सपोज कर लो क्वेश्चन आता है कि probability based क्वेश्चन आंसर लिखो, राइट ऑन द मेथड्स probability based, तो उस टाइम पे आपके पास कौन सा आएगा? सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग, नंबर 2 पे मिक्स सैम्पलिंग, नंबर 3 पे सिस्टमेटिकल सैम्पलिंग, नंबर 4 पे कोटा सैम्पलिंग। क्योंकि कोटा में डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टिगेटर वेदर ही और शी इज़ यूजिंग द मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी और मेथड ऑफ परपोजिव या नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, बट अगर हम परपोजिव मेथड और कन्वीनियंट मेथड की बात करें, दीज मेथड्स आर टोटली नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। अदरवाइज आप प्रोबेबिलिटी मेथड में भी 3 मेथड्स लिख सकते हो और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में भी 3 मेथड्स लिख सकते हो, ये आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अब रिलायबिलिटी की बात करें, द रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ सैंपल्स। जितने ज़्यादा सैंपल्स हैं, इफ़ द साइज ऑफ सैंपल इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, देन दैट विल बी लेसर रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन। क्योंकि अगर हमारे पास यूनिवर्स का साइज़ बहुत बड़ा है बट हमने सैंपल बहुत लिमिटेड लिए हैं, तो उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी रॉन्ग और लेस रिलायबल। बट इफ़ द सैंपल साइज यूनिवर्स इज स्मॉल, देन वी कैन टेक स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स एंड दैट विल गिव अस बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ यूनिवर्स। दूसरे नंबर पे डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सैंपल्स। साइज ऑफ सैंपल मतलब कि अगर यूनिवर्स लार्जर है, मोर सैंपल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर वैसे नॉर्मल साइज यूनिवर्स है तो एडिक्वेट नंबर ऑफ सैंपल्स आर रिक्वायर्ड। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, द इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स अपॉन मेथड ऑफ सैम्पलिंग, विच मेथड वी आर यूजिंग। ठीक है, इफ देयर आर द प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड्स देन दैट विल बी लेस बाइज्ड मेथड। ठीक है, इफ दैट इज नॉट प्रोबेबिलिटी बेस्ड तो चांसेस आर ऑफ मोर बाइजनेस। ठीक है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग सिंपल है, द डाटा सैंपल्स विल बी मोर एक्यूरेट। ठीक है, सैंपल्स जो है थोड़ा टफ मेथड से सिलेक्ट किए गए हैं तो दैट विल मे गिव रॉन्ग रिजल्ट्स। बाइजनेस मैंने यहीं पे बता दिया कि बाइज ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट और एन्यूमरेटर्स। ठीक है, पर्सनली बाइजनेस चांसेस हैं
एन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर जो भी सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं उनकी बायसनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर द सैंपल्स विल बी रिलायबल और लेस। अगर जो सैंपल्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो बायसनेस के बिना विदाउट पार्शियलिटी कलेक्ट किए गए हैं दैट विल बी मोर रिलायबल। अगर वही सैंपल्स थोड़ी सी भी हमने बायसनेस यूज़ की है, वो सैंपल सेलेक्ट किए जो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेट हैं, तो बाद में वही सैंपल जो है कैन गिव द रॉन्ग कंक्लूजन्स, कैन गिव द रॉन्ग रिजल्ट्स दैट विल बी वेरी बैड फॉर द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ द एन्यूमरेटर। इफ द एन्यूमरेटर इज ट्रेंड, इफ द एन्यूमरेटर इज एक्सपर्ट, देन इन्वेस्टिगेशन विल बी बेटर। बट अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी उसमें एक्सपर्टनेस की कमी है या ट्रेंड नहीं है तो रिजल्ट्स में रॉन्ग, एंड रिजल्ट्स जो हैं merely depends upon the training or expertness of the investigator. If there is the lack of expertness, means to say lack of reliability of the data. So this was our method, this was our chapter beta, and we have done all the methods related to sampling. इस चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जितने भी सैम्पलिंग के मेथड्स हैं वो सारे के सारे मेथड्स आप लोगों को 6 मार्क्स क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। क्योंकि मैंने अगर रैंडम सैम्पलिंग आपसे पूछ लिया तो रैंडम सैम्पलिंग में आपके पास डेफिनेशन भी है विद एग्जांपल्स, एंड कभी भी आप लोग कोई भी सैम्पलिंग मेथड यूटिलाइज करते हो तो उसको एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करोगे तभी ठीक रहेगा। और वैसे भी आप एग्जांपल्स के साथ उसको लर्न करोगे तो आपको बड़े इजीली लर्न भी तभी होएगा। ठीक है। उसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आप लोगों को लिखनी बहुत ज़रूरी है। और सैम्पल मेथड ये भी आपके पास 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 6 मार्क्स का भी आ सकता है, क्योंकि 6 मार्क्स में अगर आ गया तो देन यू विल राइट सुटेबिलिटी, मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स और सेंसस मेथड के लिए भी से। ठीक है। ये आपका पूरा चैप्टर था बेटा, इसको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना बेटा। ठीक है। और आवर नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा, और यहाँ से बेटे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था। थैंक यू, गॉड ब्लेस अस ऑल।